सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई सर? जी सर। अच्छा, ये देखिए मैं ना इसको आपको बताना चाह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ये देखें, जब ये लाता है ना आई और सीक्वेंस, ठीक है, तो मैंने उसको प्रिंट कराया यहाँ पे, तो आप ये देखें कि आई की वैल्यू 0 और सीक्वेंस की वैल्यू क्या है। सीक्वेंस की वैल्यू एक पूरा वो आपका ना एक पूरा रो वेक्टर उठाता है, ठीक है, पूरे का पूरा रो वेक्टर। आप ये देखें पूरे का पूरा रो वेक्टर उठाता है। तो आपका जो वो रो वेक्टर है उसकी पोजीशन पे जा, जो आपका आपने रिजल्ट्स का बनाया ना np.0 का, उसकी डिमेंशन ये है 25,000 और 10,000। तो ये क्या करता है, उसकी जो जीरोथ रो है ना, जीरोथ रो, उसके ऊपर जाके ये सारे इस पोजीशंस के ऊपर जो है ना उनको 1 कर देता है, ठीक है, इन अ वन गो, यानी एक ही गो के अंदर उसको 0 कर देता है। यानी कि फॉर लूप जब चलती है ना, पहली लूप जब आएगी उसमें ये करेगा, फिर दूसरी लूप में ये करेगा, तीसरी लूप में ये करेगा, इस तरीके से। इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है? समझ नहीं आया, दोबारा से बता दूं। अच्छा, ये देखें, ये क्या करेगा कि आपका जो है ना ये रिजल्ट्स वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, रिजल्ट्स वाला मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये क्या करेगा, 0 पोजीशन, 0th रो उसकी। अब वो रिजल्ट वाला मैट्रिक्स आपको इमेजिन करें ना कितना बड़ा मैट्रिक्स है, उसमें सारे जीरोज हैं, ठीक है, ठीक है। पहली लूप में क्या करेगा, इस लाइन के ऊपर पहली लूप में 0th पोजीशन के ऊपर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0, ठीक है, 0 है, आई की वैल्यू 0। और ये एस ई क्यू की वैल्यू क्या है, एस ई क्यू की वैल्यू है ये पूरी रो, यस ये एंड तक आपकी पूरी रो। ये वाली मैंने रो कॉपी की, मैं यहाँ पे लिख दूं अगर इसको, ये इसी रो को, ये 114 और सो ऑन, सारी रो आ जाए इधर। अब मैं लिखूंगा तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये आउट ऑफ साइड चली जाएगी ना ऐसे। अगर मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूं ना इसको, तो बहुत बड़ी है ना ये रो, तो मैं यहाँ कर नहीं सकता। अगर मैं कर दूं तो मैंने कॉपी की हुई है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूं तो बहुत लंबी हो जाएगी ना ये, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेगा, उसकी जो आपकी जो ये रिजल्ट्स वाला मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर जाके 0 रो के ऊपर इन पोजीशंस पे सबको 1 लिख देगा, ठीक है। ठीक है सर, मतलब कि जो 0 रो होगी फर्स्ट रो, उस पे जाके सीक्वेंस सबको 1 कर देगा। सबको नहीं, इन पोजीशंस पे सर ये वो 114 इन पोजीशंस को करेगा 1। देखिए मैं आपका इसको ना आपको रन करके दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा देखिए, देखें यहाँ पे जो है आपके जो टोटल आपका इसके अंदर कितने 10,000 वैल्यूज हैं, ठीक है, 10,000 कॉलम्स है ना इस np.0 अपना रिजल्ट के अंदर। समझ पा रहे हैं या नहीं? अच्छा एक मिनट, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। टेस्ट इज इक्वल टू np.zeros और टू, मैं कर देता हूँ इसको 16 और 16 और डायमेंशन जो है इसकी मैं कर देता हूँ सीक्वेंस डायमेंशन, इसकी मैं कर देता हूँ 5। कैन नॉट इंटरप्रेट 5 एज अ डेटा टाइप, क्या मतलब है? डायमेंशन 4x4 का बनाना है सर। np.0 4x4 कैसे होगा? 4,4
नहीं, उसमें डबल ब्रैकेट्स देना, हैं? डबल ब्रैकेट्स देना, पैरेंथेसिस एक और दे। नहीं, इसी के अंदर लिखे ना ये 4 को, हाँ वो हटा दें, 4 कॉमा। ये वाला हटा दूं? अब रन करके देख। अच्छा, ये हो गया। अब वो कर क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना एक और मैट्रिक्स है, एक और मैट्रिक्स है। इसको हम ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 10 और 8 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे एक और आपके पास एक अरे है, p is equal to np डॉट क्या कहेंगे, मैं सिर्फ एक ए रेंज करना चाहता हूँ, ए रेंज, ठीक है। और स्टार्ट स्टॉप स्टेप 1 से लेके मैं कर लेता हूँ 10 तक, ठीक है। और स्टेप 1 का कर लेता हूँ ऐसे, डॉट रीशेप, तो मैं कर लेता हूँ 2 5। ये क्या हो रहा है, साइज ऑफ 9, अच्छा साइज ऑफ 9 है ये 11, ठीक है। तो आपका टी क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप देखिएगा टेस्ट को मैं क्या करने लगा हूँ, टेस्ट टेस्ट का 0 कॉलम को मैं क्या करने लगा हूँ, और अरे अपना जो टी है, ठीक है, टी, इसका इसकी पहली रो, इसकी पहली रो T0 ऐसे देंगे इसको, स्लाइस, इसकी पहली रो स्लाइस ऐसी होगी ना, T0 इक्वल टू यस 1, जी ठीक सर, है। ऐसे ही। अच्छा, अब ये क्या तो ये करेगा, आप नहीं है। अब मैं टेस्ट को देखता हूँ, टेस्ट क्या बना है, अब टेस्ट, अब ये क्या हुआ देखें, समझ आई? जी सर, जो सर आपने स्लाइस करके 0 दिए थे तो उसकी जगह आपने रिप्लेस करके 1 1 कर दिया। ये यहाँ पे इसने रखा इसको, ठीक है, और इसने किया ऐसे, मैंने अब इसको 2 कर दिया, ये क्या हो गया देखें। तो यही काम वो नीचे हो रहा है, ठीक है। यस सर। आप समझे हैं आप इसको? यस सर। यस सर। चलें, तो अब आगे चलते हैं। हम वो कर रहे थे मॉडल को, तो ये हमारा मतलब उसने हमें बताया कि असल में जो 1 हॉट एनकोडिंग होती है ना, वो इस तरह से होती है। यानी कि ये आपका जो प्रोग्राम है ना पीछे, ये आपका चलता है, तो 1 हॉट एनकोडिंग आपकी होती है, जो आप सिर्फ एक, जी सर ये 1 हॉट एंड कोडिंग थी ना, उसके लिए कोड्स दिए इस तरह के किए जी गए थे, सीक्वेंस और जी जी जी, इनोमिनेट। आपका 1 हॉट एनकोडिंग थी, उसने आपको बताया कि आपकी जो है ना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी ना इससे, 1 हॉट एनकोडिंग होती कैसे है। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर उसने उसको आपके जो है ना लेबल्स को जो है ना उसने क्या किया, एज टाइप फ्लोट 32 कर लिया, ठीक है। और आपका डाटा जो है ना वो रेडी हो गया। उसके बाद उसने अब नेटवर्क बिल्ड करना है। जी सर प्रीवियस का एक क्वेश्चन है 1 हॉट एंड कोडिंग का, इसमें तो सर ने बताया था कि लेबल्स की करते हैं 1 हॉट एंड कोडिंग।
तो ये जरा आप स्क्रॉल अप ये करेंगे। आपने आपने देखे वो पीछे पड़े, इसके दो तरीके हैं। एक आप इसको वन हॉट एनकोड करते हैं, ये पीछे उसने बताया हमें। ये जी सर। यहाँ तो पे यहाँ पे तो ये हम बेस्ट ये देखें, ये डाटा को। देखें, दो दो तरीके हैं। एक है पैड योर डाटा, ठीक है, सो दैट ऑल ऑफ देम हैज सेम लेंथ। अदरवाइज दूसरा तरीका यह है कि वन हॉट एनकोड, यानी कि अपने आप जो लिस्ट है उसको वन हॉट एनकोड कर लें। आप अपने इनपुट डाटा को भी वन हॉट एनकोड कर सकते हैं, ठीक है। जी ठीक है सर। आगे चलें। मतलब लेबल्स के साथ साथ हम इनपुट डेटा भी वन हॉट इनकोड कर सकते हैं अदर देन जी लेबल्स। जी जी, वो यही तो किया है उसने। जी जी। तो लेकिन और किस सिचुएशन पे हम करेंगे? अगर इनपुट डेटा को वन हॉट इनकोड देखें करेंगे बाइनरी डेटा भी। देखें वो ये है कि आपके पास अगर जो है ना उसी तरीके से है ना कि आपके पास वैल्यूज जो है ना बहुत बड़ी बड़ी, जैसे 9,999 आ रहा है, ठीक है। जी सर। तो वो आपका एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 10 है, 11 है, लेकिन एक वैल्यू बहुत बड़ी है। तो उस केस के अंदर जो है वो आपकी ट्रेनिंग सही नहीं होगी। इसकी रीज़न यहाँ पे इसने जो है, देखें यहाँ पे क्या लिखी हुई है। जैसे सर यहाँ पे 25,000 का था डाटा नहीं नहीं, और। वो डाटा वो तो डाटा की लेंथ है। असल में जब हम उसको एनकोड करते हैं, उसका जो इंडेक्स लेते हैं ना, वर्ड इंडेक्स, तो वर्ड इंडेक्स जो है वो 10,000 तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब हर जी सर। वर्ड का जो इंडेक्स है वो मतलब एक यानी कि मिसाल है, किसी वर्ड का इंडेक्स 9,000 तक है, लेकिन किसी वर्ड का इंडेक्स जो है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो ठीक है इसमें सर। देखते हैं कि अगर इसने आपको कोई यहाँ पे रीजन भी दिया या नहीं दी। यू कैंट, ये सर देखें, यू कैंट फीड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इनटू द न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। आप एक इंटीजर्स लिस्ट को आप न्यूरल नेटवर्क में फीड नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू टर्न योर लिस्ट इनटू द टेंसर्स। आपने उनके टेंसर बना के फिर आपने उसको फीड करना है न्यूरल नेटवर्क में। तो टेंसर बनाने के, क्योंकि लिस्ट देखें, लिस्ट जो है आपकी वेरिएबल लेंथ लिस्ट है। कोई आपका रिव्यू 500 वर्ड्स का है, कोई आपका रिव्यू 1,000 वर्ड्स का है, कोई आपका 10,000 वर्ड्स का है, ठीक है। जी सर। वेरी करता है ना, वेरी वेरी करता है। तो अब क्या है कि आपने क्या करना है उसको, या तो पैड कर देना है, या तो पैड कर देना है आपने उस लिस्ट को। पैड करने का मतलब ये होता है कि आप ना उसके एंड पे या बिगिनिंग में आप ना कोई कैरेक्टर्स लगा दें, कोई भी आर्बिट्रेरी कैरेक्टर्स। हम्म। जैसे उस कोड में हमने इस वाले में 3 हमने लगाया था। जी, put your list so they pad your list so that they all have the same length। यानी कि अगर आपके 500 वर्ड्स का एक आपका ना रिव्यू है, तो आपने उसको 10,000 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हमने आपके जो आपकी 10,000 आपने लिए हैं ना मैक्सिमम लेंथ, तो 10,000 के इक्विवेलेंट करेंगे तो आपका एक पूरी टेंसर बनेगा ना। टेंसर का मतलब है कि सारों को आप बराबर ले आए, सबको ना आप मतलब एक ही फ्रेम ऑफ वर्क में ले आए, एक ही उनकी लेंथ और एक ही उसकी मतलब उसकी लेंथ जो है ना, सारों की सारा एक एक ही होनी चाहिए, सारे रिव्यूज की। अब अगर एक रिव्यूज में मैंने लिख दिया दिस इज वेरी गुड मूवी, अब इसमें सिर्फ 5 वर्ड हैं, तो लेकिन हमारा जो टेंसर सारे के सारे टेंसर हैं वो बराबर लेंथ के होंगे, तो हम डाटा सारे का सारा डाटा ना फीड कर सकते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क में। जी सर। तो उसका मतलब है आप 5, अब हमने हमारा जो है ना मैक्सिमम जो है ना 10,000 का है, हमने 10,000 लिए हैं जी सर। आपका डाटा का जो ना मतलब मैक्सिमम इंडेक्स, वर्ड इंडेक्स 10,000। तो दैट मीन्स अब मैंने 9,009 इसके साथ हैं जो कि मीनिंगलेस होंगे, लेकिन टेंसर को 10,000 के लेंथ में
तो मैं उसके साथ 9995 कैरेक्टर्स लगाऊंगा, ठीक है तब जाके मेरा का इक्विवेलेंट बनेगा, ताकि मैं उसको उस शेप को, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब इसको आप देखें जी। सर आप फर्दर टीच करें, इससे ये कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई अगर हो सवाल गया। नहीं है तो फिर प्लीज म्यूट कर दें, बार बार इसको अनम्यूट ना करें, क्योंकि फिर मेरी एकदम जो तवज्जो फिर हट जाए। अच्छा हम थे, ये किस पे थे, इस पे थे नहीं। किस पे थे। अब जो है हमने क्या करना है कि द इनपुट डाटा इज वेक्टर्स एंड लेबल्स आर एंड द लेबल्स आर स्केलर्स। तो हमारे पास मतलब टेंसर बन गए हैं, पहले इनपुट डाटा हमने टेंसर में चेंज कर लिया है। अभी अभी हमने जो उसको देखा था कि सारे के सारा जो है ना डाटा को हमने टेंसर की शेप में लिया है। और और दूसरा जो है, अच्छा टेंसर की शेप में हमने कब लेके आए हैं, एक मिनट। ये यहाँ पे लेके आए हैं इसको, इसको मैं पहले जरा एक मिनट चेंज कर लूँ। ओह नहीं 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 नहीं, ये तो ज्यादती होगी इसके साथ, एक मिनट। सर ये क्या है? वो मैंने सारा प्रिंट करा दिया ना, वो प्रिंट करने में लग गया है, एक मिनट। इंटरप्ट जी नहीं सर। होता ये। सर जुपिटर को रिफ्रेश कर लें। ये इंटरप्ट नहीं होता, उसने वो प्रिंट करा लिया ना सारे को, ये नहीं करा रहा था। ये मेरे ख्याल में मैं ये सारे हटा ना दूं, ये अब आपको समझ तो आ गई है इसकी, या रहने दूं इसको, ये सारे जो सर एनालिसिस किए हुए हैं। आपने हमें फाइल भी सेंड कर दी हुई है, तो जो न्यू कॉन्सेप्ट है वहाँ से स्टार्ट कर दें, फिर वो फाइल हमें सेंड कर दें।
अच्छा, अब देखिए, अब ये हमने वेक्टराइज कर लिया इसको, ठीक है। अब आपका ये जो है ना सारा डाटा, जो इनपुट डाटा था वो वेक्टराइज्ड हो गया, यानी कि 0101 की फॉर्म में। और अगर आप इसकी शेप देखें, शेप जो है इसकी, अब आपके पास शेप आ गई 25,000 रोज और 10,000 आपके कॉलम्स हो गए, ठीक है। ये आपका वेक्टराइज डाटा है। अब आपने इसको वेक्टराइज कर लिया और लेबल आपके पास, लेबल भी आ गए 1 और 0 की फॉर्म में आ गए। दिस इज द इजीएस्ट स्टेप you will ever encounter. A type of network that performs well on such a problem is a simple stack of fully connected dense layers. अब आपके पास जो आपका टू डायमेंशनल डाटा होता है, हमने उसमें पहले पढ़ा था, तो उसको हम डेंस लेयर के साथ डील करते हैं हमेशा, ठीक है। और रेलू एक्टिवेशन लगाते हैं, और ठीक है, और डेंस 16 एक्टिवेशन रेलू। तो ये हम पहले भी हम इसको बिल्ड कर चुके हैं, पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। द आर्गुमेंट बीइंग पास्ड ऑन ईच डेंस लेयर इज 16। तो अब हम यहाँ पे इसमें 16 रखें। इज द नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स ऑफ द लेयर, हमने यानी कि जो न्यूरॉन है ना वो 16 रखे हैं यहाँ पे। अ हिडन यूनिट इज अ डायमेंशन इन द रिप्रेजेंटेशन स्पेस ये ऑफ द 16 लेयर। कोई भी रख जी सकते हैं सर, जी 16 कोई भी रख सकते हैं। इसमें वो बताएगा हमें कि आपने कैसे उसको, अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें बताएगा टेक्निक्स, क्या आपने 16 रखने हैं, 32 रखने हैं, कितने रखने हैं, ठीक है। A hidden unit is a dimension in the representation space of the layer. You may remember from chapter 2 that each such dense layer with a ReLU activation implements the following chain of tensor operations. तो आपको ये पता है, हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है बहुत दफ़ा, कि ये जो है एक डॉट प्रोडक्ट, जो आपका ये एक न्यूरॉन होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इनपुट्स और वेट्स के डॉट प्रोडक्ट, उसका प्लस बी करके उसका रेलू फंक्शन को हमें करके देता है, रिजल्ट देता है। न्यूरॉन जो है रेलू का मतलब हमें रिजल्ट देता है। अब हिडन 16 न्यूरॉन जो हैं वो आपके यूनिट्स जो हैं वो वेट्स मैट्रिक्स जो है ना, वो आपकी शेप जो है वो क्या होगी, आपकी वेट्स की शेप यही होगी, इनपुट डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय 16। ये भी हम पहले कर चुके हैं। हमारे उस केस में आपके वेट्स की वेक्टर की डायमेंशन क्या होती थी, 60,000 इंटू 512। तो अब आपकी वही बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास जो इनपुट डायमेंशन क्या है, आपका इनपुट डायमेंशन जो है वो मिसाल के तौर पे आप 128 का बैच ले रहे हैं, और सॉरी आप ले रहे हैं डायमेंशन 10,000 की, क्योंकि आपकी जो फीचर्स हैं वो 10,000 फीचर्स हैं ना इसमें। तो 10,000 इंटू 16, तो आपके 1 लाख और 60,000 आपके ये बनेंगे वेट्स पैरामीटर। The dot product which with W will project the input data onto the 16 dimensional representation space. जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे इनपुट वेक्टर की W के साथ, तो हमारे पास क्या होगा कि एक नई रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी डाटा की, ठीक है। वो 16 डायमेंशंस में हमें वो आपका डाटा हमें मिल जाएगा, 16 डायमेंशन उसकी मिल जाएंगी हमें। एंड देन यू विल ऐड द बायस वेक्टर, तो उसके बाद आप फिर ये आप बी ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ये वाला बी, एंड अप्लाई द रेलू ऑपरेशन। You can intuitively understand the dimensionality of your representation space as how much freedom you are allowing the network to have when learning internal representations. Having more hidden units, a higher dimensional representation space allows your network to learn more complex representation. आपके अगर बहुत ज़्यादा हिडन यूनिट होंगे तो आपके जो आपकी रेलू ऑपरेशन के बाद जो राइट साइड पे आपकी वैल्यूज़ आएंगी या आपका जो रिज़ल्ट आएगा, जो जितने ज़्यादा आपके न्यूरॉन लगे होंगे ना, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा आएगा और उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन आएगी डाटा की, ठीक है। बट इट मेक्स द नेटवर्क मोर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। इससे क्या होगा, लेकिन आपका लाजिम बात है, जितना टेंसर ऑपरेशन ज़्यादा होंगे, जितने अगर आपने 512 लगाए हुए हैं तो आपकी लाजिम बात है कि 512 टाइम्स जो है ना रेलू फंक्शन चलेगा, ठीक है, हर आइट्रेशन के ऊपर, ठीक है।
तो इसलिए आपके जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे उतने ज़्यादा आपका ना सीपीयू पावर या जीपीयू पावर वो यूज़ होगी, एंड मे लीड टू लर्निंग अनवांटेड पैटर्न्स। और उसमें ये होगा कि बहुत से पैटर्न वो ऐसे लर्न कर रहा होगा जिसको आपकी ना आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, पैटर्न्स दैट विल इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन ट्रेनिंग डेटा बट नॉट ऑन द टेस्ट डेटा। ऐसे पैटर्न वो लर्न कर लेगा कि जो कि ट्रेनिंग डाटा के ऊपर वो ज़्यादा उसका जो है ना कि एक्यूरेसी हमें हाई दे रहा होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा न्यूरॉन लगा देंगे ना, तो आपके जो न्यूरॉन, आपका जो ट्रेनिंग डाटा है ना वो ज़्यादा लर्न कर लेगा, ट्रेनिंग पैटर्न्स को ज़्यादा लर्न कर लेगा वो ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है। लेकिन जब हम टेस्ट वाला डाटा उसको देंगे तो वो उतना ज़्यादा को जो है हमें एक्यूरेसी नहीं देगा। दैट मीन्स कि आपके बहुत ज़्यादा अगर न्यूरॉन लगाएंगे तो आपका ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। There are two key architecture decisions to be made about। जी, न्यूरॉन्स जो है वो सर लॉस फंक्शन जहाँ पे मिनिमाइज हो, बस उधर तक ही हम एड्रेस करते हैं ना, जो हम इनर न्यूरॉन्स लगाते हैं। देखें न्यूरॉन्स आप एक लेयर लगाएं, दो लेयर लगाएं, हिडन लेयर्स के ऊपर अब न्यूरॉन आएंगे। आपके एक हैं, दो हैं, तीन हैं, कितनी हिडन लेयर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी आउटपुट लेयर है। अब हिडन लेयर के ऊपर, हिडन लेयर के अंदर आपने न्यूरॉन कितने लगाए हुए हैं? 16 लगाए हुए हैं, 32 हैं, 64 हैं, 256 हैं, कितने हैं? सर वो मेरे माइंड तो से जितने कॉन्सेप्ट निकल गया है, सॉरी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही है क्वेश्चन, लेकिन ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हिडन लेयर्स होती हैं, वो हम लॉस फंक्शन को अंडर कंसिडर करते हुए एक फिगर चूज करते हैं, या वो प्लीज जरा बता दें। आपने बताया था लॉस, बट वो नहीं, न्यूरॉन को आपने देखें, ये उसने आपने कई दफ़ा बताया कि आपके जो आप नेटवर्क आप डिज़ाइन करते हैं, मॉडल डिज़ाइन करते हैं, तो ये साइंस नहीं है, ये आर्ट है, ठीक है। आर्ट, अब आर्ट का क्या मतलब है? आप ना ट्राई करेंगे, आप 16 ट्राई करेंगे, 32 ट्राई करेंगे, 64 ट्राई करेंगे, फिर 128 ट्राई करेंगे, फिर आप 256 ट्राई करेंगे। जी, सर क्या किस चीज को अंडर कंसिडर करते हुए ट्राई करेंगे? लॉस फंक्शन को, एक्यूरेसी लॉस को? फंक्शन की भी, एक्यूरेसी को भी। लॉस कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो। लॉस जो है आपका जितना जीरो के करीब जाएगा वो उतना आपका बेटर है, और अगर आपकी एक्यूरेसी जितनी आपके 1 की तरफ जाएगी वो उतना बेटर है। लॉस 0 के करीब जाए और एक्यूरेसी 1 के करीब जाए, ठीक है। There are two key architecture decision to be made about such a stack of dense layers। अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ मेनी लेयर्स टू यूज। आपने आपके डेंस लेयर्स कितनी यूज करनी है? एक करनी है, दो करनी है, तीन करनी है, कितने हिडन लेयर्स करनी है? और और उसके कितने हिडन लेयर्स के अंदर फिर उसके हर हाउ मेनी हिडन लेयर यूनिट्स। अब उसमें जो जो लेयर आप यूज करेंगे, आपने 2 की हैं, 3 की हैं, 4 की हैं, हर लेयर के अंदर आपने यूनिट कितने रखने हैं, आपके जो न्यूरॉन के यूनिट्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अब इसमें। अब आप कहते हैं कि इन चैप्टर 4 यू विल लर्न फॉर्मल प्रिंसिपल्स टू गाइड यू इन मेकिंग डिसीजंस। तो इस तरह के डिसीजन आप जो है उसमें ले सकते हैं कि आपने कितने न्यूरॉन, कितनी लेयर रखनी है, कितने न्यूरॉन रखने हैं, उसमें आपको प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे। फॉर टाइम बीइंग यू विल हैव टू ट्रस्ट मी वर्ड विद द फॉलोइंग आर्किटेक्चर चॉइस। तो अभी वो कह रहा है कि हम जो नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आप ट्रस्ट करें मेरे ऊपर, हम 16 जो है ना हम यूनिट रखेंगे उसके अंदर, लेयर के अंदर, ठीक है, इंटरमीडिएट लेयर के अंदर। और एक आउटपुट के ऊपर जो है हमारे पास सिर्फ एक नंबर आएगा, ठीक है। एक एक न्यूरॉन होगा जो कि एक स्केलर नंबर आएगा, स्केलर प्रेडिक्शन आएगी। वन क्यों यहाँ पर होगा आउटपुट पे न्यू? क्योंकि बेटा एक एक आउटपुट होगी ना, एक पे, एक न्यूरॉन पे 0 आएगा या 1 आएगा, तो वो तो एक पे ही आएगा ना, 2 पे तो नहीं आ सकता, जी सर। ठीक है। तो द थर्ड लेयर विद दैट विल आउटपुट द स्केलर प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द सेंटिमेंट ऑफ द करंट रिव्यू। यानी कि रिव्यू इज गुड और बैड, मतलब दो ही सेंटिमेंट हो सकते हैं ना, तो वो एक, उसके लिए एक ही काफी है, एक न्यूरॉन ही काफी है, ठीक है। द इंटरमीडिएट लेयर्स विल यूज रेलू एज देयर एक्टिवेशन फंक्शन।
and the final layer will use the sigmoid activation function as to output a probability score between 0 and 1. तो हम यहाँ पे जो है सिग्मॉइड यूज करेंगे. आपको पता है कि बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में हम जो है ना सिग्मॉइड यूज करते हैं. ठीक है. जो रिव्यूज थे सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये क्लासेस में आए थे कि मतलब बाइनरी क्लास 0 और 1 बाइनरी क्लास. ये आपको पता होना चाहिए कि ये बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है. अच्छा, इंडिकेटिंग हाउ लाइकली द सैंपल इज टू हैव टारगेट 1, हाउ लाइकली द रिव्यू इज टू बी पॉजिटिव. लाजमी बात है कि जितना आपका जो है आपकी आउटपुट जो है वो 1 के करीब जाएगी, उतना ही ज़्यादा आपका जो है लाइकलीहुड होगी कि ये रिव्यू पॉजिटिव है. मिसाल के तौर पे अगर आपके आउटपुट जो है 0.5 से ज़्यादा है, ठीक है, आपकी जो आउटपुट न्यूरॉन है सिग्मॉइड का, अगर उसकी जो 0 पॉइंट से अबव है तो हम लेट्स से कि वो है पॉजिटिव रिव्यू, और अगर वो 0.5 से नीचे है तो फर्ज क्या वो नेगेटिव रिव्यू है. ठीक है. रेलू रेक्टिफाइड यूनिट इज अ फंक्शन मीन्स टू जीरो आउट नेगेटिव वैल्यूज. अब वो आपको पता है कि रेलू जो है ना, जब रेलू को आप इनपुट देते हैं तो रेलू की अगर इनपुट नेगेटिव हो तो वो उसको हमें ज़ीरो आउटपुट देता है. ठीक है, ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं. और अगर उसकी वैल्यू 0 से अबव हो, आपके x की वैल्यू 0 से अबव हो, तो वो आपको x की वैल्यू ही वापस कर देता है. ठीक है, जैसे यहाँ देखें जी. सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर. सर यहाँ पर आपने 0.5 का कुछ किया था, तो वो ज़रा दोबारा बता देंगे. आपने कहा था कि अगर लेस है 0.5 से ग्रेटर वो सिग्मॉइड जो अगला आ रहा है ना, वो सिग्मॉइड यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे अभी ये रेलू की बात कर रहे हैं. ठीक है. मकसद ये है कि यहाँ पे जो मैंने बताया था वो ये था कि ये आपका जो सिग्मॉइड है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन. ठीक है, सिग्मॉइड का जो है वो अभी आगे आएगा. मतलब मैंने बताया था कि 0 और 1 के दरमियान में अगर कोई वैल्यू आएगी ना, 0 और 1 के दरमियान में, अब आप अगर 0.2 आपके पास आउटपुट आई है सिग्मॉइड के ऊपर, तो दैट मीन्स वो 0.0 के नज़दीक है ना ज़्यादा. और अगर आपकी वैल्यू आई है 0.8 आई है, तो दैट मीन्स कि वो 1 के नज़दीक है. तो दैट मीन्स कि वो रिव्यू पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा उसकी लाइकलीहुड है. और जो आपकी 0.2 आई है, दैट मीन्स कि वो 0 के आसपास है, तो दैट मीन्स कि उसकी लाइकलीहुड जो है ये है कि वो ये नेगेटिव रिव्यू होगा. ठीक है. अब ये ज़रा कोड आप जुपिटर पे रन करके हमें प्रैक्टिस करके दिखा दें. ये आगे चलेंगे ना. अब ये मैडम अभी आगे आएगा ना, सारा कोड आएगा ना, अभी तो थ्योरी बता रहे हैं. जी ओके. अच्छा, ये क्या है? अरेलू इज अ फंक्शन दैट मीन टू जीरो आउट नेगेटिव वैल्यू, यानी कि जो भी नेगेटिव वैल्यू रेलू के अंदर से गुजरेगी वो हमें 0 देगा. ठीक है. और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो ही वैल्यू हमें वापस कर देगा. आप यहाँ देखें, यहाँ अगर 0.5 हमें आई, हमें हमारे पास हमने दी है इनपुट रेलू को, तो हमें क्या आउटपुट आई 0.5. यहाँ पे अगर 1 आया है रेलू को, तो हमें आउटपुट क्या मिली 1. ठीक है. तो ये है आपका रेलू. तो where sigmoid squashes arbitrary values into 0 and 1 interval, outputting something that can be interpreted as probability. तो हमें सिग्मॉइड जो भी देगा, सिग्मॉइड हमें देगा, हमें सिग्मॉइड हमें कन्वर्ट करके जो उसको इनपुट मिलेगी ना, हमें सिग्मॉइड क्या करके देगा, उसको 0 और 1 के दरमियान में ना ला के दे देगा. सिग्मॉइड का एक फार्मूला है, उसको जब हम फार्मूले में कोई वैल्यू देते हैं ना, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो 1 आती है और मिनिमम वैल्यू आती है उसकी 0. ठीक है. सर सिग्मॉइड में जो हमारे पास 0 1 है वो इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है. अगर रेंज में होंगी तो फिर सॉफ्टमैक्स में और सिग्मॉइड में क्या डिफरेंस है? क्योंकि सॉफ्टमैक्स में भी तो वैल्यू 0 और 1 की रेंज में आ रही थी और उनका सम जो था वो 1 आ रहा था. तो इसमें भी सिग्मॉइड में भी अगर यही है कि वैल्यूज रेंज में आएंगी 0 और 1 के, तो फिर दोनों में नहीं. सिग्मॉइड में हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आएगी, सिर्फ एक. जी सर.
इसमें हमारे पास कोई समशम नहीं, सिर्फ एक वैल्यू आएगी और वो आएगी, या तो आएगी वो 1 के करीब करीब या वो आएगी 0 के करीब करीब। यस सर। बस सिग्मॉइड में दूसरी कोई चीज़ नहीं आएगी, इसीलिए तो सर ये बाइनरी। जी जी। 1 या 0.5 आ सकती है ना? आपने वही रेंज का कहा था ना, तो इस वजह से 0.5 भी आ सकती है, लेकिन आप जीरो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब उस थ्रेश होल्ड को आप क्या लेते हैं। अगर 0.5 है तो आप उसको 1 लेते हैं या 0 लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब ये है, ये आपको पता चल गया कि सिग्मॉइड और रेलू का पता चल गया। अब आगे चलते हैं। अब ये पिक्चर है, उसके अंदर यहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पे बेसिकली एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन उसकी बताई है 3 लेयर की। ये इनपुट है, उसके बाद आपका इसने 2 आपके लेयर लगाए हैं, हिडन लेयर्स हैं, और दोनों हिडन लेयर्स में आपके पास 16 यूनिट्स हैं। अब 16 यूनिट्स में जाके आउटपुट पे सिर्फ एक ही यूनिट लगा हुआ है, जिसके ऊपर आपके पास एक ही वैल्यू आएगी। जो भी आप उसमें आप पास कराएंगे उसके बदले में एक वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक वेक्टर डालते हैं तो दैट मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ एक वैल्यू आएगी। अगर आप मिसाल है 10 रिव्यूज आप इनपुट करा देते हैं प्रिडिक्शन के लिए, तो आपके 10 रिव्यूज के अगेंस्ट आपकी 10 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, समझे। वो फिर आपको हर रिव्यू के रेस्पेक्टिव जो है ना आपको अलग प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है। ये हम सारा करके देखेंगे प्रैक्टिकली। सर अच्छा। ये मतलब कि बाइनरी डाटा जो है उसमें हमेशा हमारे पास जो रिव्यू है वो एक ही आएगा, आउटपुट में एक ही रिव्यू होगा, इसे आउटपुट पॉजिटिव। में एक ही रिव्यू आएगा। लेकिन अगर आप एक पूरा का पूरा टेंसर डालते हैं, मिसाल है मैं 10 रिव्यूज को प्रिडिक्ट कराता हूँ, या जी 10 रिव्यू के ऊपर मैं प्रिडिक्शन डालता हूँ, या 100 रिव्यूज के ऊपर एकदम प्रिडिक्शन डाल देता हूँ, तो वो आपके पास 100 रिव्यूज के बारे में 100 वैल्यूज आ जाएंगी, और उन हर वैल्यूज की यानी कि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक सर है। फिर वो सिग्मॉइड उसमें भी यूज होगा अगर 10 रिव्यूज नहीं 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 डालें? नहीं 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 नहीं। फिर वो सिग्मॉइड में आपके पास एक वैल्यू के लिए आपके पास 9 वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। सिग्मॉइड में अगर मैंने आपके पास 7 डाला है ना, 7 के अगेंस्ट आपके पास 10, एक एक अरे आ रही थी, एक टेंसर आ रहा था 10 वैल्यूज का, उसके अंदर 0 से लेके 9 तक प्रोबेबिलिटीज थी कि 0 के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 के ऊपर क्या है, 2 के, 3 के, 7 के ऊपर सबसे हाईएस्ट थी। सॉफ्टमैक्स का आप बता रहे हैं? वो आप सॉफ्टनेस का ही कह रही है ना। नहीं, मैं सिग्मॉइड की बात कर रही हूँ। सिग्मॉइड का, आप सिग्मॉइड को कहाँ ले आई हैं? सिग्मॉइड के बारे में मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि जैसे हमने यहाँ पे 2 रिव्यूज दिए हैं, तो इस वजह से जो लास्ट जो लेयर होगी ना उस पे सिर्फ एक ही रिव्यू आएगा, ठीक है, 2 में से कोई एक आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई 2 से ज्यादा रिव्यूज होंगे तो फिर तो ऑब्वियसली उसमें सॉफ्टमैक्स नहीं जी, ये नहीं नहीं, सिग्मॉइड तो नहीं जी, नहीं नहीं यूज नहीं, आप होगा। गलत समझ रही हैं। नहीं नहीं, जी सर। दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। ये देखें, देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था। पहले मैं ना वो वाली खोल लेता हूँ, ये वाली, ये मैं इसको रिकनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, वो मैं हमने प्रिडिक्शन कराई थी, ये देखें, ये मैंने ये मैंने प्रिडिक्शन कराई थी, ये देखें 0 से लेके 10 तक डिजिट्स की, जी जी, ये आपने करवाई थी। ठीक है। अब हर हर डिजिट के लिए कितने यहाँ पे आए थे? सर 0 मैं उसको 10 रन कर रहा हूँ, आई थी। आप कंफ्यूज ना करें, दूसरों को भी, खुद भी कंफ्यूज ना हो करें। सॉफ्ट मैक्स का जो है, सॉफ्ट मैक्स के ऊपर आपके पास कितने न्यूरॉन थे आउटपुट लेयर पे? ये 10 न्यूरॉन्स थे। 10 न्यूरॉन थे। 0 to 9, 5, मतलब 10। 6, 7, 8, 9, यहाँ कहीं 10वां है, ठीक है। तो आपके पास ना, अगर मिसाल है आपने यहाँ, ये आपका मॉडल है, ये आपका मॉडल है, ठीक है। यहाँ आपने इनपुट कराया 7 को आपने वो कराया, इनपुट हुआ। यहाँ पे आपकी हिडन लेयर है, इसमें आपके 512 न्यूरॉन्स हैं यहाँ। और वो फर्दर 10 उसके में बाद आपके नीचे ये आए। सारा आपके कनेक्टेड है, इधर इधर सारा। उसके ये बाद सर आपके ये पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 1 10। 2 9 तक। ये तो आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आएंगी ना हर एक की। जी जी। तो मिसाल है मैंने 7 अगर इनपुट कराया है,
तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके जो 7 है, 7 के ऊपर हाईएस्ट वो हाउस आएगी ना, प्रोबेबिलिटी है। यस सर। लेकिन आपके पास हर चीज के लिए 10 वैल्यूज आई। जी जी तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने किया कि ये भी आपके पास हर चीज के लिए 10 वैल्यूज आई ना यहाँ पे। जी जी सर। इसी तरीके से आप जब सिग्मॉइड में अगर आप यहाँ में मैं 10 डालूंगा ना, 10 वैल्यूज, तो यहाँ पे आपके पास एक पूरी यानी कि 10 वैल्यूज आएंगी, लेकिन ये इसके 10 आउटपुट नहीं होंगे, इसकी एक ही आउटपुट होगी, लेकिन 10 वैल्यूज होंगी, एक अरे होगी पूरी। वर्क करके देखते हैं मतलब फिर आपको समझ आएगा। 0101 की एरे होगी। जी 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 जी, ऐसे ही। थैंक यू सर। अच्छा, अब आपने ये वो उसी तरीके से डिफाइन कर दिया। हम इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे ना फिर आपको समझ आएगी, अभी आप थोड़ा सा अपने आप को काबू रखें, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें आपने ये मॉडल डिफाइन कर दिया बिल्कुल उसी तरीके से। उसमें हमारे पास 784 की इनपुट होती थी, यहाँ पे हमारे पास फीचर, वहाँ पे हमारे पास 784 फीचर थे, यहाँ पे हमारे पास 10,000 फीचर हैं, ठीक है। और 16 आपके न्यूरॉन हो गए, दोनों पे, यहाँ पे भी रेलू लग गया, यहाँ पे भी रेलू लग गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका वन आ गया। अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं इनपुट शेप दी, यहाँ पे आप कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे। यहाँ पे हमने सिर्फ रेलू लिखा, यहाँ पे इनपुट शेप क्यों नहीं आई इस जगह पे और इस जगह पे? सर इनपुट शेप ऑलरेडी सर हमारे पास। वो अपने पिछली उस लेयर से ले लेगा ना। हाँ जी, वो खुद ब खुद वहां से जो है ना उसको अडॉप्ट कर लेगा शेप को, ठीक है। तो इसमें जो है ये थोड़ा सा थ्योरी लिखी हुई है इसके अंदर। अब एक्टिव फंक्शंस क्या हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं। तो इसको मैंने बहुत यानी कि पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं ना इतना ज़्यादा इसको ना, क्योंकि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस की स्पेस की बात करता है, और उसमें फिर इसको मैं इतना ज़्यादा जी, इजी पैराग्राफ ये आप स्किप करने बहुत इजी है। अगर इजी है तो फिर समझा दें। सर इसमें प्रीलू और इलू भी हैं, वो कौन है, वो कौन से होते हैं? ये और हैं, मतलब इस रेलू की तरह हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट उनका मैथमेटिकल या उसका जो शेप्स हैं वो कर्व की शेप्स डिफरेंट होंगी थोड़ी सी। यस सर। तो मुझे असल में थोड़ा सा इसमें थोड़ा डाउट है, तो मैं इसको मजीद पढ़ के ना फिर आपको क्लियर कराऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। Finally, you need to choose a loss function and optimizer because you are facing a binary classification problem. The output of your network is probability, ठीक है। तो probability आप you end your network with a single, मतलब आपके पास सिंगल यूनिट आएगा और सिग्मोइड एक्टिवेशन आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आएगी जब आपके पास, तो आप सिग्मोइड यूज करेंगे। इट इज बेस्ट टू यूज द बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस for loss function, or it isn't the only viable choice you could use. For instance, mean square error, मतलब mean square error भी use कर सकते थे आप, but cross entropy is usually the best choice when you are dealing with the model or that output probabilities. जब आप probabilities की बात करें तो आपके पास ये सबसे बेस्ट है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। Cross entropy is a quantity from the field of information theory that measures the distance between the। के लिए है, अगर हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन हो तो फिर हम ये वाला यूज करेंगे लॉस। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही। Cross entropy is the quantity from the field of information theory that measures the distance between the probability distributions, or in this case between the ground truth distribution and your prediction. तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या शो करती है, आपकी मिसाल है आउटपुट है, रियल आउटपुट है 1 है, और आपकी प्रोबेबिलिटी जो आई है 0.99 आई है, तो आपका क्या, आपको क्या पता चलता है कि इसके अंदर आपके रियल आउटपुट से जो प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस है 1 माइनस 0.99 है, तो 0.01 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो लॉस है वो 0.01 का लॉस है, ठीक है। Here is the step where you configure the model with the RMS prop optimizer and binary cross entropy loss function. Note that you will also monitor
एक्यूरेसी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो आप अब जब कंपाइल करते हैं तो आप ऑप्टिमाइजर, लॉस और मैट्रिक्स डालते हैं इसका एक्यूरेसी का, ठीक है। सर ये जो डाटा था जिस पे परफॉर्मेंस, हमने मैट्रिक्स एक्यूरेसी यूज की है, ये तो हमारे पास बैलेंस डाटा था ना, क्योंकि नॉर्मली मैंने ये यूट्यूब पे देखा था कि बैलेंस डाटा पे ही हम मैट्रिक्स एक्यूरेसी जो है वो यूज करते हैं। और इसका वैसे एक और भी है रीजन, वो स्टैटिस्टिकल जरा आ जाता है जिसमें हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को लेके चलते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट आ अच्छा जाता है। अच्छा ठीक है। तो वो ज़रा स्टैटिस्टिशियन की बातें हैं ना, तो वो हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉडल कंपाइल हो गया। उसके बाद यू आर पासिंग योर ऑप्टिमाइजर, लॉस एंड मैट्रिक्स एज स्ट्रिंग विच इज पॉसिबल बिकॉज RMS prop, binary constructing and accuracy are packaged in part of Keras. Sometimes you may want to configure the parameters of your optimizer as or pass a custom loss function or metric function. तो क्या होगा, अभी तो ये आप सिर्फ लिख देते हैं कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्यूरेसी। वो क्यों वर्क करता है? क्योंकि आपका केरस के अंदर सब कुछ डिफाइंड है और सब कुछ ये आपका ना मौजूद है ऑलरेडी। लेकिन ये बाद मॉडल क्यों बना रहे हैं? ये मॉडल क्यों बनाते हैं आप? ये मॉडल क्यों कंपाइल बनाते हैं? वो ऐसा भी कंपाइल मॉडल हो, एआई में मॉडल क्यों बनाते हैं हम लोग? मॉडल इसलिए बनाते हैं कि आप उस मॉडल इसलिए मतलब कि आप उसमें से आप जो है इनपुट डाटा आप गुजारें और मॉडल जो है वो लर्न करे पैरामीटर्स को, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? वेट्स एंड बाइसेस होते हैं। अच्छा, ये वेट और बाइसेस क्या होते हैं? वेट्स क्या होते हैं? मैं वेट्स दो तीन क्लास जी लिए था नासा की, उसमें उन्होंने वेट्स का बताया कि वेट्स ये होते हैं, वेट्स की बात कर रहे होते हैं। कभी वो इमेज लेयर्स की बात कर रहे होते हैं, कभी वो ऑप्टिमाइजर की बात कर रहे होते हैं। इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। सॉरी मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब किया, लेकिन मैंने समझना था इसलिए मैं आपको काफी देर से सुन रहा था। तो सर जी ये जी मतलब ये क्या डीप लर्निंग में इन चीजों का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑप्टिमाइजर का, ये सब मैथमेटिक्स का एक इमेज के साथ क्या लिंक है? इमेज लेयर्स का ये सब चीजें क्या हैं? ये तो बेटा जो है ये सारी डिस्कशन अब चैप्टर 2 से जा रही है ना। हमने तो बहुत इसको डिटेल में किया है, हमारी वीडियोस हैं, लेकिन हमारी वीडियोस हैं सारी इसके ऊपर। लेकिन अब हमारे बुज़दार साहब अगर मेहरबानी करें तो वो अपलोड कर दें, तो हमने बहुत डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। बुज़दार साहब सर अपलोड हो गई है सर, अपलोड हो गई, मैं लिंक भी सेंड कर देता हूँ। आप सारी करें ना सर, आप हमारे कितने लेक्चर हो चुके हुए हैं कम से कम। शौकत साहब इनको एक मशवरा ये भी दें, और फाह साहब आप एक काम करें, ये सर कासिम का या सर नासिर के जो लिंक ले लें, उनके जो पास्ट लेक्चर्स हैं ना वो भी ये सारे शुरू से देखें, क्योंकि इनके क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन्होंने तो बेसिक भी इसकी नहीं पढ़ी है। तो आप अगर बताएंगे भी अभी चाहे 1 घंटा लगा के, तो ये समझेंगे नहीं उसको, वो जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझते। इनको सर अनीस का दे दें या सर कासिम का दे दें या नासिर साहब का दे दें, किसी का भी दें, लेकिन इनको एक बेसिक, एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। हमने पहले किया था, छोटा सा दे दें आप, छोटा सा दे दें इसको कॉन्सेप्ट में, वीडियो पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। हमने एक एग्जांपल ली थी कि आप मिसाल है, आप एक ना 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे हैं, ठीक है, आपकी उम्र 8 साल है, आपने स्कूल जाना है, ठीक है, स्कूल जाना है आपने, ये है आपका डिसीजन, ये है डिसीजन वाला आपका एक नोड डिसीजन, ठीक है, ये है डिसीजन। यहाँ आपका डिसीजन होना है। आपके पास ना 3 चीज़ें हैं। एक तो आपके मिसाल है आपकी तबीयत बेहतर है, ठीक है, क्या बारिश तो नहीं हो रही, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, ये है आपकी तबीयत। ये है आपकी बारिश हो रही है या नहीं हो रही, बी, ठीक है। अच्छा, ये इसको छोड़ें, इसको बी नहीं, हम इसको आर कर लेते हैं, रेन, ठीक है। और ये है आपका यूनिफॉर्म, ठीक है। अब क्या है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि अगर तबीयत जो है ख़राब है, ठीक है, तो उसको आप एक वेट दे देते हैं। वेट का मतलब कि यानी अहमियत, एक अहमियत का फैक्टर, एक इम्पोर्टेंस अटैच कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो आप उसको कहते हैं कि मैं, और इसका मैं एक रख देता हूँ, अगर वैल्यू इसकी अगर यहाँ पे, अगर वैल्यू जो है ना वो अगर 30 से अबव आएगी ना,
तो मैं स्कूल जाऊंगा। 30 से हाँ बिलो आएगी तो 30 से बिलो आएगी तो स्कूल जाऊंगा, अगर 30 से अबव आएगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे तबीयत अगर सही हो तो ये वेट जो है ना वो लो होगा। अब अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो ये वेट जो है ना मिसाल के तौर पे अगर मिसाल मैं कह दूँ कि 7 होगा। ठीक है, ठीक है। इसका वेट 7 है, तबीयत मिसाल है आपको बुखार है तो आप उसको कहते हैं कि आपको 4th या 102 डिग्री पे बुखार है मिसाल के तौर पे। ठीक है, मैं इसको 2 ले लेता हूँ या मैं इसको 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 3 ले लेता हूँ। अगर तो आपको आप कहीं बुखार, ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मेरा जो स्कूल जाना है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है और हर चीज का हाँ मैंने जी, वेट दिया हुआ है? हाँ, आपका आपका स्कूल जाना इस पर डिपेंड। अगर आपकी रेनिंग हो रही है, मिसाल है रेनिंग को आप जो है ना वो कम वेटेज देते हैं। मिसाल अगर रेन हो रही है नहीं, मिसाल है इसको आप 2 वेटेज देते हैं, और इसको आप यूनिफॉर्म को आप भी यानी कि 1 दे देते हैं मिसाल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसको अगर रखते हैं, इसको फैक्टर को आप रखते हैं 2, इसको रखते हैं 1, तो 7 × 3 है 21। ठीक है, प्लस 2 × 2 इज 4, प्लस 1 × 1 इज क्या है 21 + 4 प्लस ये आ गया 26। दैट मीन्स आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। ठीक है, सही है, अच्छा। सही है। अब ये, अच्छा, अगर आप इसकी मिसाल है आपका बुखार ज़्यादा हो गया है, आपका बुखार हो गया है 104 डिग्री में फर्ज किया। अब क्या होगा, अब हो गया ये कितना हो गया 28। ठीक है, 28 + 4 + 1, 28 + 4 20, 32 + 1 33। ठीक है, तो चीजें 30 से ज्यादा हो गई। अब 30 से ज़्यादा हो गया। अब दैट मीन्स आपका फैसला हुआ जी मैंने स्कूल नहीं जाना। ठीक है, अच्छा, अच्छा फर्ज किया। अब एक और चीज़ है, एक होती है बायस, यहाँ पे एक बायस होती है BIAS बायस। अब मैंने उसको कहा था ये अब्बा जी हैं, फादर। ठीक है, फादर। हाँ वो तो स्कूल भेजेंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपको बुखार भी नहीं है। ठीक है, आपको हल्का फुल्का बुखार है, 1 पे बुखार है। ठीक है, अब 7 × 7, 7 + 4 आप करें, हल्का फुल्का बुखार है, 7 + 4 + 1, स्कोर क्या आया 11 और 1 12। ठीक है, वो कह रहा है मुझे बुखार है लेकिन मैंने नहीं जाना। ठीक है, जी, मुझे 101 पे बुखार है। अब अब्बा जी आए हैं, अब्बा जी ने जो है ना सीधा इसके अंदर ना 20 ऐड कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ 12 + 20 क्या हो गया 32। 32, 32। तो अब्बा ने कहा भाई ये छोटा मोटा बुखार कुछ नहीं है, जरा बस्ता उठाओ और स्कूल जाओ। ठीक है, आपने थोड़ी सी ना मिसाल को उल्टा किया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा फर्क लगा आपको। ये 32 अगर अबव होगा तो फिर तो नहीं जाएगा ना, आपकी एग्जांपल में ये था। नहीं नहीं, 30 से बिलो होगा तो जाएगा, अगर अबव हो गया तो नहीं जाएगा। हाँ तो अब ठीक है, 32 होगा तो नहीं जाएगा ना, अब्बा जी ने वेट तो उधर डाल दिया। हाँ ये थोड़ा उल्टा हो गया। मैं यही कह रहा हूँ ना, शुरू से मिसाल में थोड़ी सी उल्टी हो गई। या ये लेकिन आपको बेसिक 33 हो गया था तो अब्बा जी ने उसमें से 20 निकाल दिए, क्योंकि बायस नेगेटिव में भी हो सकता है ना। अच्छा बायस, हाँ बायस नेगेटिव में भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेगेटिव बायस में सही है। अभी तो ये अगर एक आप इमेज पे ट्रेन हुआ था, अभी आगे चलता है। तो ये एक सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि आप उसके वेट्स को मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस पर बायस लगाते हैं, तो फिर आपका वो डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये बेसिकली आप उसको फिर आप गो थ्रू करेंगे ना सारे लेक्चर्स के से, तो फिर आप जो है अंडरस्टैंड कर जाएंगे। लेकिन अभी आपको सारे का सारा, क्योंकि चैप्टर 2 जो है एक पूरी थ्योरी है बहुत बड़ी, तो मगर मुझे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए थी, आपने बहुत अच्छा ये दिया इस है पे मुझे। कब काम करना है, जी असाइनमेंट पे कब काम करना है? आप आधा घंटा ऊपर हो गए हैं, बल्कि 40 मिनट ऊपर हो गए। असाइनमेंट सर शुरू कर देते हैं। आप क्या कहते हैं, इसको एक ट्रेन न करा लें? मैं कहता हूँ रहने दें, आज यहीं पे असाइनमेंट करा लें, हमने उस पर बड़ा टाइम लगाना है। ये असाइनमेंट करवा लें, ये कल आप कोड करके लाइएगा फिर हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। जी सर, 2 चलें दिन असाइनमेंट। असाइनमेंट कम से कम ना, असाइनमेंट को तीन दिनों पे हमने डिवाइड करना है
कम से कम चले चले मुझे असाइनमेंट का जरा लिंक जल्दी से दे दें, मैं फिर जरा खोलूं फॉर्म, मैंने अभी तक तो नहीं देखी वो क्या है वो। चलो उस पर डिस्कस तो करते हैं ना। और दूसरी बात ये कि इसको हम एक अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अभी आप इस बुक को क्लोज करेंगे तो हम जो है ना वो डीप लर्निंग की अलग वीडियो बना लेंगे और असाइनमेंट के अलग। ये आप इसको क्लोज कर लेना, यहाँ पे ये हो गया क्लोज। चलो आप इसको स्टॉप कर देना रिकॉर्डिंग को। वही कह रहा हूँ मैं आपको कि स्टॉप कर ले रिकॉर्डिंग को और उसके बाद वो शुरू करेंगे। मुझे कोई बंदा लिंक भेज दे प्लीज, मैं जरा उसको देख लूं, डाउनलोड कर लूं। शाह जी